नेपाल में येती एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 40 से अधिक यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि। मृतकों में 12 विदेशी, जिनमें 5 भारतीय भी शामिल। विमान में 4 क्रू मेंबर समेत 72 यात्री थे सवार। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताया दुर्घटना पर शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने कहा, वंदे भारत ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक। 8वीं वंदे भारत आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ेगी। पांचजन्य की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राष्ट्रवाद की अलख जगाने में पांचजन्य की रही है विशेष भूमिका। दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी के योगदान को भी किया याद। 75वें सेना दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में परेड का आयोजन। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, सेना किसी भी स्थिति से निपटने को है तैयार। समारोह में सेना प्रमुख ने बहादुरी और बलिदान के लिए जवानों को शौर्य पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने सेना दिवस पर जवानों को दी शुभकामनाएं। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। हार्दिक पांड्या और इमरान मलिक को दिया गया आराम। उनके स्थान पर सूर्य कुमार यादव और वॉशिंगटन सुंदर टीम में शामिल। हॉकी विश्व कप के आज पूल डी में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। भारत ने शुरुआती मैच में शुक्रवार को शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए स्पेन को 2-0 से दी थी मात। देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। मकर संक्रांति के मौके पर लोग नदियों में कर रहे हैं स्नान। तमिलनाडु में आज से पोंगल की धूम। असम में भी मनाया जा रहा है 3 दिवसीय माघ बिहू उत्सव। और आपको बता दें, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह एक यात्री विमान भीषण रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा नेपाल के पोखरा रनवे पर हुआ। इस हादसे में करीब 40 यात्रियों की मौत हो गई है। येती एयरलाइंस का यह विमान था, जिसमें 68 यात्री और संचालक दल के 4 सदस्य भी सवार थे। विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। ये विमान पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले पास की एक पहाड़ी से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान में आग लग गई। विमान का कुछ हिस्सा नदी में गिरा। वहीं पोखरा एयरपोर्ट को बंद करके बड़े पैमाने पर इस समय राहत और बचाव का कार्य जारी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेपाल में जो विमान हादसा हुआ है उस पर दुख जताया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नेपाल में एक दुखद विमान हादसे में जनहानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। और आपको बता दें कि नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार यात्रियों के विषय में ज्यादा जानकारी के लिए भारतीय दूतावास ने मोबाइल नंबर जारी किया है। दूतावास की हेल्पलाइन काठमांडू दिवाकर शर्मा 977-858-1107-021 पर कॉल कर सकते हैं। और पोखरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शशांक त्रिपाठी का फोन नंबर आपको बता दें, +977-985-0603-7699 पर आप फोन करके ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो पोखरा में अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो काठमांडू में दिवाकर शर्मा है, उनको आप कॉल कर सकते हैं। +977-985-1107-021 पर आप कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं पोखरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शशांक त्रिपाठी को आप कॉल कर सकते हैं। +977-985-0603-7699 ये उनका मोबाइल नंबर है, जिस पर आप कॉल करके
जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो नेपाल में ये बड़ा हादसा हुआ है। एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। घटना स्थल पर लगातार राहत और बचाव का कार्य जारी है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया। दो तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसे मिलाकर अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक बताया है। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है। हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है, उत्तम चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 वर्षों में देश में रेलवे के विकास की दिशा में किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। बीते 7-8 वर्षों में जो कार्य हमारी सरकार ने शुरू किए हैं वो अगले 7-8 साल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रहे हैं। आज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विस्टा डोम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, किसानों की उपज को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई, माल गाड़ियों के लिए स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पर भी देश में तेजी से काम चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौर का भी उल्लेख किया जब देश की अधिकतर आबादी का बहुत समय आने जाने में बेकार हो जाता था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इसके समाधान की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं, ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने गति को समृद्धि का मार्ग भी बताया। कनेक्टिविटी का स्पीड से और इन दोनों का सबका विकास से सीधा संबंध है। कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर 2 जगहों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि ये सपनों को हकीकत से भी जोड़ता है। ये मैन्युफैक्चरिंग को मार्केट से जोड़ता है, टैलेंट को उचित प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। कनेक्टिविटी अपने साथ
विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है। यानी यहां गति है, जहां जहां गति है वहां प्रगति है, और जब प्रगति होती है तो समृद्धि तय है। और वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक भारतीय सेना आज अपना 75वां सेना दिवस मना रही है। सेना दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में परेड का आयोजन हुआ। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की 8 मार्चिंग टुकड़ियों का निरीक्षण किया। इन टुकड़ियों में घुड़सवारों की भी टुकड़ी शामिल हुई। इस मौके पर ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट किया। थल सेना प्रमुख ने बहादुरी और बलिदान के लिए सेना के जवानों को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम बरकरार है और संघर्ष विराम के उल्लंघन में भी कटौती हुई है। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है। कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। साथ ही हमारा प्रयास सद्भावना योजनाओं पर भी है, जिसके माध्यम से स्थानीय आबादी को मुख्य धारा में हम ले आ सके। थल सेना प्रमुख ने उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति को सामान्य बताते हुए कहा कि एलएसी पर मजबूत डिफेंस बरकरार रखते हुए हम किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है और स्थापित प्रोटोकॉल्स और मौजूदा मैकेनिज्म के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना दिवस के अवसर पर जवानों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सेना दिवस पर आइए याद करें भारतीय सेना के जवानों के बलिदान की अनगिनत कहानियां। सैनिकों ने सीमाओं पर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। सैनिकों ने आपदाओं के समय रक्षक के रूप में भी काम किया है। मैं इस अवसर पर भारतीय सेना के सभी वीर जवानों और उनके परिवारों को नमन करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सेना के सभी कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए वर्चुअल कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए सेना के योगदान को सराहा। आज सेना दिवस भी है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पंचविजन ने पत्रिका के 75वें वर्षगांठ पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में भाग लिया। रक्षा मंत्री ने सबके राम नामक पुस्तक का विमोचन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अटल जी की सरकार हो या फिर मोदी सरकार, हमने कभी किसी पत्रकारिता संस्थान पर प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में विचारों की अभिव्यक्ति सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता का हनन का आरोप लगाते हैं,
वो भूल जाते हैं, चाहे अटल जी रहे हों या आज की मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने कभी भी किसी मीडिया हाउस पर ना तो कोई रोक लगाई और ना ही किसी पर प्रतिबंध लगाया। जबकि कांग्रेस की सरकार ने तो संविधान संशोधन तक कर डाला। जो लोग कांच के घरों में बैठे रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो कांग्रेस दूसरों पर लोकतंत्र हनन और मीडिया प्रतिबंध के कथित आरोप लगा रहे हैं, पहले वो अपना इतिहास देखें। कांग्रेस को तो पहले विरोध तक सुनना पसंद नहीं था। इन लोगों ने तो सत्ता के लिए संविधान तक को बदल दिया था। ऐसे लोगों को गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हर व्यक्ति को है, पर कांग्रेस किसी भी किस्म की आलोचना को दबाने के लिए इतनी उतावली थी, उसने संविधान को ही बदल डाला। मैं दो पत्रिकाओं का यहां नाम लेना चाहूंगा। एक थी क्रॉस रोड्स, जो वामपंथी विचार से प्रेरित थी और मद्रास से निकलती थी, और दूसरी थी इसी विचार परिवार की एक मैगजीन ऑर्गेनाइजर। ये दोनों ही पत्रिकाएं कांग्रेस को इतनी खटकती थी, इतनी नागवार ये गुजरती थी कि इन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। मगर जब कोर्ट ने फैसले उलट दिए तो उसके बाद संविधान में संशोधन करने का मन बना लिया और संविधान में संशोधन कर डाला। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंचजन्य पत्रिका के 75वें वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना के दौरान मोदी सरकार ने लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया। कोविड के टाइम तो मैं तो वित्त राज्य मंत्री था। मोदी जी ने अनाज के भंडार खोले और 4 लाख करोड़ का अनाज 80 करोड़ लोगों को 3 साल तक बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया। किसी को भूखमरी से नहीं मरने दिया। और महामारी से बचाने के लिए 220 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगवाई और बूस्टर डोज भी लगवाया। मोदी सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को लेकर आए और 5 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से बगैर किसी गारंटी और कोलेटरल के देश के व्यापारियों और उद्यमियों को दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और आपको बता दें कि काठमांडू से पोखरा जा रहे यति एयरलाइंस के ANC ATR 72 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने वहां पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ घटना की समीक्षा बैठक की है। तो नेपाल के PM त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ घटना की समीक्षा बैठक की। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार सूर्यदेव को समर्पित है और आज के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की गति उत्तर की ओर होना। इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या फिर माघी के रूप में भी इस त्योहार को मनाने की परंपरा रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। वहीं गोरखपुर में श्रद्धालुओं ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए।
और उत्तराखंड के हरिद्वार में मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भक्ति के आगे कड़ाके की सर्दी भी असर नहीं दिखा सकी। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी खास तैयारियां की। झारखंड की राजधानी रांची में मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिरों में भक्तों का तांता लग गया है। लोग आस्था और विश्वास के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मकर संक्रांति की मंगल कामनाएं। और आज असम में माघ बिहू मनाया जा रहा है। धान की कटाई का सीजन खत्म होने के बाद माघ बिहू मनाया जाता है। इस दिन लोग सुबह अलाव जलाते हैं और अग्नि देवता की पूजा करते हैं। ये उत्तरायण शुरू होने के साथ सर्दी के जाने का भी प्रतीक है। इसे भोग यानी कि भोजन की प्रचुरता का प्रतीक मानते हुए भोगाली बिहू कहा जाता है। ये तरह तरह के पकवानों का उत्सव है। बिहू से एक दिन पहले शाम को जगह जगह सामुदायिक भोज का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में भोगाली बिहू का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सर्बानंद सोनोवाल ने असमी मेजी का दहन किया। ये पर्व फसलों की कटाई और उससे उपजे अनाज के प्रति उल्लास का प्रतीक है। मकर संक्रांति के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। मकर संक्रांति और भू धसाओं के चलते जोशीमठ में होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू के ध्वस्तीकरण का काम जारी है। इन दोनों होटलों में दरारें पड़ी हुई हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं NGRI ने जोशीमठ में जियो फिजिकल सर्वे शुरू किया है। भारत सरकार के स्तर पर CBRI की ओर से विस्थापितों की स्वयं सुरक्षित भूमि पर प्री फैब हट में सहायता दी जा रही है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि रूस में शनिवार को यूक्रेन पर फिर से मिसाइल हमले किए गए। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित डिनप्रो शहर में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हुए हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। कीव, खार्किव, ओडेसा सहित कई अन्य शहरों पर भी रूसी मिसाइल हमले हुए। कई शहरों में बिजली बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों में अब आपातकालीन ब्लैकआउट है। इससे पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद के लिए चैलेंजर 2 टैंक भेजने की घोषणा की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन की सेना के मुख्य युद्धक टैंक चैलेंजर्स रूसी सैनिकों को पीछे हटाने में मदद करेंगे। रूस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में कहा है कि यूक्रेन को अधिक हथियार देने से वो अपने हमले में और तेजी लाएगा, जिससे और अधिक नागरिक हताहत हो सकते हैं। और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने G7 समूह के अन्य देशों के साथ हुए समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि वे नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए आपसी सहयोग करेंगे। किशिदा ने 5 G7 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में वॉशिंगटन में ये बात कही। उन्होंने फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के नेताओं के साथ बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि समूह के नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी सहयोग के साथ ही दुनिया भर में अनिश्चित सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि G7 के नेताओं ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम रखने के प्रयासों के लिए समूह की एकजुटता की पुष्टि की।
अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत के बारे में फुमियो किशिदा ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रक्षा खर्च बढ़ाने और जवाबी हमले की क्षमता हासिल करने सहित जापान द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव करने के फैसले का पूर्ण समर्थन किया। और अब खेल की खबरें देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को सधी शुरुआत दी। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने बगैर किसी नुकसान के 88 रन बना लिए थे। भारतीय टीम में 2 परिवर्तन किए गए। हार्दिक पांड्या और उमरान मलिक को आराम दिया गया है। उनके स्थान पर सूर्य कुमार यादव और वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। और FIH हॉकी विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना प्रतियोगिता के अपने दूसरे मुकाबले में आज इंग्लैंड के साथ होगा। टीम इंडिया का इरादा अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल करने का होगा। ये मुकाबला राउरकेला में खेला जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।